हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे। और जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की, हमने 2 सीरीज़ कंप्लीट कर ली हैं, इकोनॉमिक्स की और पॉलिटी की कर ली है। अब हमने क्या शुरू किया है, अब हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया है। इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कल पहला लेक्चर था, आज दूसरा लेक्चर है उसका। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं। आपने ड्रेन ऑफ वेल्थ सुना होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हम डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देख लेंगे। ये 2 चीज़ें आज करेंगे, बाकी फिर कंटिन्यूशन में रहेगा। जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी ही चाहिए उसको मैं बताती चलूँगी, ठीक है। ध्यान से सुनिए बिल्कुल। अगर आप कर सकते हैं तो क्या करिए, अगर आप इसको देखना नहीं चाहते हैं तो आराम से, मान लीजिए कभी आप आराम करना चाह रहे हैं, पढ़ाई बहुत घंटों की हो चुकी है, कान में अपना ईयरफोन लगाइए, आंखें बंद करिए, चुपचाप सुनिए, ठीक है। ये इस तरह से भी किया जा सकता है। पढ़ाई के देखिए विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, सुन करके, ठीक है। भाई हम जब लेक्चर अटेंड करते थे क्लासेस में, तो प्रोफेसर क्या करता है, सुनाता ही तो है, आपको एक कहानी के फॉर्म में सुना देता है, ठीक है। फिर आप जब घर आके पढ़ते हैं खुद से तो आप रिलेट कर पाते हैं। वही एक ये कोशिश वही है, ठीक है। सभी मैं ये मान के चल रही हूँ, यहाँ पे सब ग्रेजुएट्स हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं, कुछ आगे भी फर्दर डिग्री लिए हुए हो सकते हैं। जो इसके लिए बेसिक डिग्री जो मांगता है वो है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। वो किसी भी फील्ड से हो सकता है। ग्रेजुएशन करने का मतलब ये है कि आपकी एक पर्टिकुलर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बन चुका है, ठीक है, विभिन्न विषयों पर। ग्रेजुअली आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। बहुत ही सुंदर शब्द है। कई कई इंग्लिश में भी बहुत सारे अच्छे शब्द हैं जिनका एक मीनिंग लेके चला जा सकता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू स्टार्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रिटिश एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन पार्ट ऑफ इंडियाज़ वेल्थ, ठीक है, एंड रिसोर्सेज फॉर विच इंडिया गॉट नो एडिक्वेट इकोनॉमिक और मटीरियल रिटर्न। यानी क्या कर रहे थे अंग्रेज़, यहाँ से ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि इंडिया की जो वेल्थ है ना और रिसोर्सेज को कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक तरह से ब्रिटेन कर रहे थे। और उसके मतलब इन रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा था इंडिया को। इसीलिए इससे क्या कहा गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि बहाव हो रहा है, उसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें, दिस इकोनॉमिक ड्रेन वॉज पिक्यूलियर टू ब्रिटिश रूल। पिक्यूलियर का मतलब होता है विशिष्ट या यूनिक, ओके। इवन द वर्स्ट ऑफ प्रीवियस इंडियन गवर्नमेंट्स हैज स्पेंड द रेवेन्यू दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीपल इनसाइड द कंट्री। यानी यहाँ बता रहे हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या हुआ कि जो रेवेन्यू यहाँ कलेक्ट हो रहा था वो यहीं इन्वेस्ट हो रहा था, यानी इंडिया में ही उसका यूज़ हो रहा था। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कह रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट्स थी, कम से कम वो जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ लाई थी, यानी जो जो भी कुछ टैक्सेस वगैरह कलेक्ट कर रही थी, वो क्या कर रही थी, यहीं इंडिया में ही उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा था या इंडिया में ही खर्च हो रहा था। लेकिन जब ये अंग्रेज़ आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, ये क्या कह रहे थे, यहाँ से सब पैसा एक तरह से ड्रेन आउट कर रहे थे। यहाँ के रिसोर्सेज देख रहे थे कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इनका हम अच्छे से ये एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, और फिर वहाँ अपने यहाँ भेज रहे थे वो सब, ठीक है। वेदर दे स्पेंट इट ऑन इरीगेशन कैनाल, सॉरी, ट्रंक रोड्स और ऑन प्लेसेस पैलेसेस, यानी कि ये सारी चीज़ें पैलेसेस बने हुए थे, ठीक है, ट्रंक रोड्स बना रहे थे, इरीगेशन कैनाल्स, ये सारी चीज़ें हो रही थी, टेम्पल्स, मॉस्क, और ऑन वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट, और इवन ऑन पर्सनल luxury, it ultimately encouraged Indian trade and in industry to give employment to Indians। ये सारी चीज़ें क्या कर रहा था, एक तरह से इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प कर रहा था। इंडियन गवर्नमेंट्स इतनी तो सक्रिय थी, लेकिन जब ये ब्रिटिश आ गए राज करने के लिए तो पूरा बदल गया, ठीक है, फाइन। दिस वॉज सो बिकॉज इवन फॉरेन conquerors like the Mughals soon settled in India and made it their home। क्या हुआ, जैसे मुगल भी आए ना तो वो अपना यहीं पे घर बनाकर रहने लगे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ही सारे चेंजेस करके यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहीं से पैसा मान लीजिए ड्रेन कर रहे हैं, तो यहीं की इकॉनमी में वो बूस्ट हो रहा है एक तरह से, ठीक है। ये अंग्रेज आए तो इन्होंने अपने देश में भेजने लगे, ये चीज़ डिफरेंस है, ठीक है। बट द ब्रिटिश रिमेन परपिचुअल फॉरेनर्स। परपिचुअल का मतलब था शाश्वत, ठीक है। Englishmen working and trading in India nearly always planned to
go back to Britain, and then the Indian government was controlled by a foreign company of merchants and the government of Britain. सभी को पता है यहाँ वो व्यापार करने आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना विस्तार कर लिया, रूल करने लगे, ठीक है, यही सारी चीज़ें वो कर रहे थे. ब्रिटिश कॉन्सिक्वेंटली स्पेंट अ लार्ज पार्ट ऑफ द टैक्सेज एंड इनकम दे डिराइव फ्रॉम द इंडियन पीपल नॉट इन इंडिया बट इन ब्रिटेन देयर होम कंट्री. यानी कि लार्ज चंक ऑफ जो मतलब कह सकते हैं इनकम है वो यहाँ ना यूज़ करके अपनी कंट्री में भेज रहे थे, अपनी कंट्री का सारा विस्तार और उसका मतलब एक तरह से डेवलपमेंट कर रहे थे, ठीक है. द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम बंगाल बिगैन इन 1757. यानी ये ड्रेन ऑफ वेल्थ कहाँ से शुरू हुआ? बंगाल से शुरू हुआ. कब से शुरू हुआ? 1757. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है. बैटल ऑफ प्लासी भी इसी में हुआ है, ठीक है. बैटल ऑफ बक्सर 1764 का है, बैटल ऑफ प्लासी किससे? 1757, ठीक है. व्हेन द कंपनी सर्वेंट्स बिगैन टू कैरी होम इमेंस फॉर्चून एक्सटॉर्टेड फ्रॉम इंडिया. एक्सटॉर्शन देखिए, ये हम लोग लॉ में पढ़ते हैं. एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कुछ भी हथियार दिखा करके मनी को एक्सटॉर्ट करना, यानी निकालो निकालो, ये जो होता है ना. जैसे मान लीजिए आप किसी हाईवे में जा रहे हैं, चार आ गए गूंस, ठीक है, बदमाश जैसे बोलते हैं. अब वो उनके पास हथियार है, सपोज डैट क्या है? चाकू है. वो वाला जो नॉर्मल चाकू नहीं जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, उनका चाकू अलग होता है, ठीक है, कि भाई जो है निकालो निकालो. ये दिस इज़ कॉल्ड एक्सटॉर्शन, ठीक है. चोरी और एक्सटॉर्शन में और भी इसमें बहुत सारे जो क्राइम्स होते हैं उसमें डिफरेंस होता है. जैसे मान लीजिए कोई कहे डकैती, ठीक है, तो उसमें 5 लोग जब तक नहीं होंगे तब तक वो डकैती नहीं मानी जाती है, ठीक है. प्रीवियस जो हम लोग आईपीसी पढ़ते थे उसमें 390 जो सेक्शन था उसमें ये सारी चीज़ें थी. तो कमिंग बैक टू यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे थे वो आते हैं. तो इसीलिए जो मेरे को जो समझ में अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है पढ़ाई का वो ये है कि जो ज्ञान है, ज्ञान जब तक आप कनेक्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको लगेगा कि ये तो सब अलग अलग है. अलग अलग कुछ नहीं है, सब एक दूसरे चीज़ों से कनेक्टेड हैं. जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक, जब हिस्ट्री लिखी जा रही है तो उसमें देखिए किसी जोग्राफी की भी बात होगी कि नहीं, यानी कि कहीं वो उसकी कोई लोकेशन भी होगी, ठीक है. इकोनॉमिक्स की भी बात होगी, पॉलिटी भी आ ही जाएगा, ठीक है. ये सारी चीज़ें समझिए. जो अभी आपको समझने की ज़रूरत है वो ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर ही आप बन रहे हो, ठीक है, ठीक है. फिलॉसफी से दूर हट के कमिंग बैक टू द हमारा जो ये जो डिस्कशन का पार्ट है उस पर आते हैं. क्या कर रहे हैं ये? दिस सेंट होम नियरली कितने पाउंड? 6 मिलियन पाउंड, ठीक है, उन्होंने भेजा. और समय क्या है? 1758 से लेकर के 1765 के बीच में उन्होंने इतना पैसा वहाँ भेज दिया. कहाँ भेज दिया? ब्रिटेन भेज दिया है. This amount was more than the 4 times the total land revenue collection of the नवाब बंगाल in 1765. यानी कि जो नवाब बंगाल पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसका ये कितना टाइम्स था? 4 टाइम्स, यानी 4 गुना था, ठीक है. This amount of drain did not include the trading profits of the company which were often no less illegally derived, ठीक है. अभी इसमें देखिए प्रॉफिट उन लोग का नहीं जुड़ा हुआ है, ये केवल जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो बता रहे हैं, ठीक है. इन 1765 द कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी ऑफ बंगाल, ठीक है. दीवानी राइट्स सभी को पता है, इन्होंने ले लिए थे बंगाल के. एंड दस गेंड कंट्रोल ओवर इट्स रेवेन्यूज, यानी रेवेन्यू पे पूरा कंट्रोल कर लिया. किन्होंने? इन ब्रिटिशर्स लोगों ने, ठीक है, इंग्लिशमैन लोगों ने, ठीक है. इट बिगैन टू परचेज इंडियन गुड्स आउट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड टू एक्सपोर्ट देम, एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है. These purchases were known as investments. Thus, through investment, Bengal's revenue was sent to England. For example, from 1765 to 1770, यानी जो 5 साल का ये जो समय है इसमें क्या हुआ? The company sent out nearly 4 million pound, ठीक है, स्टर्लिंग पाउंड बोलते हैं, वर्थ ऑफ गुड्स और अबाउट 33% ऑफ द नेट रेवेन्यू बंगाल. यानी कि एक तरह से 1/3 कहाँ जा रहा है? बंगाल का जो रेवेन्यू है वो ब्रिटेन जा रहा है, ठीक है. तभी आपके जो पार्लियामेंटेरियन शशि थरूर ने एक बात कही थी कि जितना ब्रिटेन ने लूटा है हमारे देश को उनको वापस करना चाहिए, कि वो बोल चुके हैं इस बारे में, ठीक है. बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि
18वीं शताब्दी के समाप्त होते होते क्या हुआ, ड्रेन कंस्टिट्यूटेड नियरली 9% ऑफ इंडियाज नेशनल, यानी जितनी नेशनल इनकम इंडिया में जनरेट हो रही थी उसका 9% कहाँ ड्रेन हो रहा था, ब्रिटेन में। ठीक है, द एक्चुअल ड्रेन वॉज इवन मोर, एक यहाँ पे ये भी देखिए कहा जा रहा है कि जो एक्चुअल ड्रेन है यानी कि जो रियल में जो ये पैसा जा रहा है वो इससे भी ज़्यादा था। ठीक है, as large part of the salaries and other incomes of English officials and the trading fortunes of English merchant also found their way into the England. The drain took the form of an excess of India's exports over its imports, यानी export ज़्यादा हो रहा है, import कम हो रहा है, for which India got no return, कोई return भी इंडिया को नहीं मिल रहा है। ठीक है, while the exact amount of the annual drain has not been calculated so far and historians differ, इसमें क्या है, विविध हिस्टोरियंस के व्यूज़ डिफरेंट, यानी कि कुछ हिस्टोरियंस कुछ कहते हैं, इसमें कोई एक मत नहीं है हिस्टोरियंस का कि कितना उन्होंने हमारे कंट्री को लूटा है, कितना उन्होंने ड्रेन आउट किया है हमारी वेल्थ को, ये पता अभी एग्जैक्टली किसी को भी नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार कुछ कहते हैं, कोई कुछ और कहते हैं, कोई इसमें सटीक डाटा अवेलेबल नहीं है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। While the exact amount of the annual drain has not been calculated so far and historians differ or its quantum, the fact of drain at least from 1757 से 1857, ये एक सेंचुरी का समय है, पूरे 100 साल, इसमें 100 साल में कितना इन्होंने लूट लिया उसका कोई निश्चित डाटा नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, वो एक्सेप्ट करेंगे ब्रिटिश ऑफिसर, सबको पता है। ठीक है, Thus, for example, Lord Ellenborough, chairman of the Select Committee of the House of Lords and later Governor General of India भी वो बने। ठीक है, admitted in 1840 में 1840 में उन्होंने क्या एडमिट किया, क्या स्वीकार किया, that India was required to transmit annually to this country का मतलब यहाँ ब्रिटेन की बात हो रही है, without any return except in the small value of military stores a sum amounting to between 2 and 3 million sterling. ठीक है, and John Sullivan, the president of the board of control, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक तरह से प्रेसिडेंट थे, ये मद्रास की बात हो रही, इन्होंने क्या रिमार्क किया वो जान लेते हैं। आवर सिस्टम एक्ट्स वेरी मच लाइक स्पॉन्ज, कह रहे हैं कि स्पॉन्ज होता है ना उस तरह वर्क करता है। ठीक है, ड्रॉइंग अप ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है, ऑफ गंगाज एंड स्क्वीजिंग देम डाउन ऑन द बैंक्स ऑफ द थेम्स। कह रहे हैं कि क्योंकि गंगा यहाँ पे इंडिया में बहती है, इंग्लैंड में थेम्स बहती है, तो क्या करें सारा निचोड़ करके वहाँ स्क्वीज करके निकाल दे रहे हैं सारी थेम्स जो नदी है ना उसमें। यानी ये समझ लीजिए कि गंगा में स्पॉन्ज को डुबोया, स्पॉन्ज सबको पता है सोख लेता है, और थेम्स में जाके उसको स्क्वीज कर दिया, निचोड़ दिया, यानी सारी वेल्थ वहाँ पे ड्रेन आउट कर दी। समझ गए? फाइन, आगे देखिए। द ड्रेन कंटिन्यूड टू इंक्रीज आफ्टर 1858 थो द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड इम्पीरियलिस्ट writers now began to deny its existence. By the end of the 19th century, it constituted nearly 6% of India's national income. ठीक है, फाइन। इस तरह से देश का एक तरह से दोहन पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ठीक है, सारी वेल्थ बाहर ही ये लोग भेज रहे थे। एंड 1/3 ऑफ इट्स नेशनल सेविंग्स, यानी जो सेविंग्स होती है उसका 1/3 और नेशनल इनकम का 6% सारा बाहर जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था। द वेल्थ ड्रेन आउट ऑफ इंडिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन फाइनेंसिंग द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ से पैसा जा रहा है तो वो वहाँ एक तरह से कैपिटलिज्म ग्रो कर रहा है ब्रिटेन में, इसीलिए वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आ जाता है, इंडिया में लेट आता है, क्योंकि यहाँ से सारा वेल्थ ड्रेन करके भेज रहे हैं, अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। देखिए आगे वही बात हो गई है जो मैंने आपको अभी बताई है। स्पेशली ड्यूरिंग द 18th century एंड बिगिनिंग ऑफ 19th century, दैट इज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटेन अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ है तो जैसे मैं शुरुआत करती हूँ तो आगे की बात समझ में अपने आप आ जाती है। तो आप भी जब पढ़ेंगे तो आपको भी ऐसे ही अनुभूति हो सकती है या होगी। फाइन, it has been estimated that it constituted nearly 2% of Britain's national income during that period. यानी समझ गए? The figure assumes
importance if it is kept in view that Britain was at that time investing in industries and agriculture about 7% of its national income. अब वो क्या कर रहे थे, अपनी नेशनल इनकम का 7% इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे थे, अपनी कंट्री को एक तरह से ग्रो करवा रहे थे, डेवलप कर रहे थे. आप देखिए डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देख लीजिए. ऐसे मेन पॉइंट्स आप जान लीजिए क्या क्या. देखिए पहले बैलगाड़ी से ही हम लोग चलते थे, ठीक है, सभी लोग, ठीक है, सबको पता है ये बात. अब देखिए यहाँ पे अप टू द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया वर बैकवर्ड, बहुत बैकवर्ड था. दे वर कन्फाइंड टू बुलक कार्ट, वही जो मैंने बताया, एंड पैक हॉर्स, यानी कि टांगे वांगे से चलते थे ना पहले. द ब्रिटिश रूलर्स सून रियलाइज दैट अ चीप एंड ईजी सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज अ नेसेसिटी. उन्होंने जान लिया था कि एक चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि उनका ही भला हो सके, ब्रिटिशर्स का. If British manufacturers were to flow into India on a large scale and her raw materials secured for British industries, यहाँ से रॉ मटेरियल भेजा जा सके, उसके लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट तो ज़रूरी होगा. They introduced steamships on the rivers and set about improving the roads. उन्होंने रोड्स पर भी उनको ठीक करने में यानी बनाने में जोर दिया. Work on the Grand Trunk Road from Calcutta to Delhi was begun in 1839 में बनना शुरू हो गई and completed in 1850. ठीक है. The first railway engine designed by George Stephenson was put on the rails in England in 1814. Railways developed rapidly in that country during 1830s and 1840s में वहाँ पर रेलवे वगैरह का डेवलपमेंट हो चुका था. ठीक है, फाइन, समझ गए. देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टीम ड्रिवन रेलवेज इन इंडिया वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1834 में. इट वॉज गिवन पॉलिटिकल सपोर्ट बाय इंग्लैंड railway promoters, financiers, mercantile houses trading with India and textile manufacture. ये सब क्या जोर दे रहे थे कि रेलवेज को डेवलप करिए ताकि इस तरह से एक्सपोर्ट आराम से हो सके. लॉर्ड डलहौजी who became Governor General of India in 1849 was an ardent advocate of rapid railway construction. यानी कि इसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है. ठीक है. In a famous note written in 1853 he laid down an extensive program of railway development. ठीक है. He proposed a network of 4 main trunk lines which would link the interior of the country with big ports and interconnect the different parts of the country. ports को connect करते हुए, different parts of country को connect करते हुए सारा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक तरह से डेवलप हो रहा है. ब्रिटेन में तो डेवलप हो ही रहा है, इंडिया में भी डेवलप हो रहा है. ठीक है, फाइन. By 1905 nearly 45,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज हैज़ बीन बिल्ड, यानी कि 45,000 किलोमीटर का एक तरह से रेलवे का डेवलपमेंट, यानी कि पटरियाँ बिछा दी गई होंगी ताकि इजी ट्रांसपोर्ट हो सके. 3 important aspects of development of Indian railways should be kept in view. First, nearly the entire amount of over 350 crores of rupees invested in them was provided by British investors. Indian capital contributing only a negligible share to it. यानी कि देखिए यहाँ पे ब्रिटेन यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ताकि उनको और ज़्यादा व्यवसाय में आसानी हो सके. Second, they were for the first 50 years financially losing concerns which were unable to pay interest on the capital invested in them. This loss was made good in the case of privately built railways by the government of India, which guaranteed a fixed return on the capital invested. ठीक है. While the interest rate in Britain in 1850 was about 3%, the guaranteed return was an attractive 5%. भाई रिटर्न मिलना होगा तभी तो इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे. अब देखिए तीसरा इसमें कारण है. थर्ड, इन देयर प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड हर पीपल वाज नॉट कैप्ट इन द फोरफ्रंट. यानी उनका ये मन नहीं था कि इंडिया को वो करना है, वो तो अपने लिए कर रहे थे कि इनका भला हो, नहीं वो अपना भला कर रहे थे. ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि साथ साथ भाई इंडिया में लोग हैं तो उसका भी थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिलेगा. ठीक है. द ब्रिटिश हैज़ ऑल्सो स्टैब्लिश एन एफिशिएंट एंड मॉडर्न पोस्टल सिस्टम भी देखिए आ चुका है यहाँ पे, यानी कि कम्युनिकेशन में भी एक तरह से क्रांति एक तरह से आ रही है. एंड इंट्रोड्यूस द टेलीग्राफ. द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा वॉज ओपन इन 1853. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिए. लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैम्प. लॉर्ड डलहौजी ही ये जो पोस्टेज स्टैम्प्स होते हैं ना, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया. Previously, cash payment had to be made where a letter was posted. He also cut down postal rates and charged a uniform rate of half an anna for a letter all over the land. यानी हाफ आना, आधा आना आपको पे करना है और सारी ये सारी चीज़ें हो जाती थी.
फाइन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हम देखेंगे, ज़रूरी है। धीरे धीरे ये हम मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर एक तरह से उस तरह से ही डिज़ाइन कर रहे हैं इस पूरे कोर्स को, इस पूरे, ताकि आपके अंदर ज़्यादा बर्डन भी ना हो, आपको एक तरह से क्रिस्प होता है ना नोट्स का जो होता है। भाई लेसन तो बहुत बड़ा है समझने के लिए, वो आप अपनी स्टडी में करिए, जितना मैं इम्पोर्टेंट समझती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।